हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम क्लास 10th हिंदी कोर्स ए कोर्स बी दोनों के लिए आपका वाक्य भेद या वाक्य रूपांतरण जो आपका टॉपिक है इसे बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इस सीरीज का एक फुल फोकस्ड एजेंडा है, एक एकदम क्लियर आइडिया है, वो ये है कि ग्रामर में आपने भले ही इधर उधर से पढ़ लिया है, आपको पता है कि सरल वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, पर हिंदी ग्रामर बिल्कुल मैथ्स की तरह होता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी इसके ऊपर कमांड बढ़ेगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस कराते हैं और एकदम नटशेल में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करते हैं। ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी सभी रिक्वायरमेंट्स के लिए। चलिए वाक्य भेद को समझते हैं। इनकेस आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसके लिए एक लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी पिन कर चुका हूं। वाक्य भेद आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया होगा तो लेट्स डिप इनटू एक्शन। मैं आपको फटाफट बताता हूं। देखिए, वाक्य में टोटल 3 प्रकार के भेद होते हैं। वाक्य के 3 भेद होते हैं। जब आपको पता होगा कि कितने टाइप्स ऑफ वाक्य हैं तभी आप कन्वर्जन भी कर पाओगे। वाक्य भेद, वाक्य रूपांतरण। वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, उसको हम सरल बोलते हैं फिलहाल के लिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इन्हीं तीनों को आपस में कन्वर्ट करने के लिए भी कहा जा सकता है, जैसे सरल को मिश्र में, मिश्र को संयुक्त में। तो वाक्य के 3, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। एक बहुत सिंपल उदाहरण से समझिए। जैसे अब पहले ये समझिए, सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही क्रिया होती है। क्रिया क्या होता है, हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ हो रहा है। आप चाहे कोई भी सेंटेंस ले लो, किसी भी संसार की किताब से ले लो, मन से कुछ बना लो, हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ हो। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं उसने रावण के 10 सिर थे। अरे कोई भी संसार का आप सेंटेंस ले लो, आप संसार का कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, उस सेंटेंस में कुछ ना कुछ हो रहा होगा, है ना। 10 सिर हैं या 10 सिर थे, है ना, उनके 10 सिर थे, दशानंद के 10 सिर थे। तो थे भी एक क्रिया है कि सिर थे, सिर थे। आप कह सकते हो रिकॉर्ड करना क्रिया है, पढ़ाना क्रिया है। तो हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ हो रहा होगा। वो पास्ट टेंस में भी हो सकता है, वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है। जो भी सेंटेंस में हो रहा है वो क्रिया है। वो खेल रहा है, वो ये सोच रहा है। मुझे आई एम रनिंग आउट ऑफ सेंटेंसेस। कोई भी बुक उठा के आप कोई भी वाक्य पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रेमचंद जी ने 2 बैलों की कथा लिखी, तो लिखना क्रिया है। हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ हो रहा है। उन्होंने लिखा 2 बैलों की कथा, लिखा तो कुछ ना कुछ हो रहा है। क्या हुआ, ये उन्होंने लिखी वो कहानी। तो हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ हो रहा है। जो हो रहा है वहां एक एक्शन वर्ड होगा, लिखना। ऐसे जो एक्शन वर्ड से वहां कोई ना कोई क्रिया हो रही होगी। अब क्रिया के बेसिस पे आप ये चीजें समझ सकते हैं कि ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। देखिए, जब हम सरल वाक्य के बारे में बात करते हैं तो सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। जब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य के बारे में या मिश्र वाक्य के बारे में तो यहाँ एक से ज्यादा क्रियाएं होती है। यहाँ 2 क्रिया भी हो सकती है। यहाँ पे 2 क्रियाएं होती हैं यूजुअली संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में। आप यहाँ देखिए, जैसे मोहन गाना गाता है, मोहन गाना गाता है, ठीक है। तो गाना गाता है, गाना ये एक क्रिया है, यहाँ पे एक ही क्रिया है, तो ये सरल वाक्य होगा। यहाँ देखिए, मोहन गाना गाता है, गाना क्रिया है, और सोहन नाचता है, तो यहाँ पे 1+1 की स्कीम है क्योंकि यहाँ पे 2 क्रियाएं हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, मोहित ने कहा, अब इसके ऊपर मैं आऊंगा, ये सरल वाक्य है और ये संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक ही क्रिया होती है। या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि इन सेंटेंसेस को तोड़ा नहीं जाता है या तोड़ा नहीं जा सकता। इसको आप कैसे तोड़ोगे, सोहन गाना गाता है, सिंपल सेंटेंस है। जब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका सरल वाक्य। जब हम बात करते हैं आपके संयुक्त वाक्यों की, तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें 2 क्रियाएं हैं, ठीक है। बट अलग तरीका भी इसको समझने का होता है कि ये वो सेंटेंसेस है जिनको आप 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हो, जिनको आप 2 अलग अलग सेंटेंसेस में तोड़ सकते हो, और ये दोनों ही सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट होंगे, पूर्ण होंगे। जैसे इसको आप तोड़ दीजिए, इस सेंटेंस को आप तोड़ दीजिए, मोहन गाना गाता है, ठीक है, और को हटा दीजिए, और बीच का शब्द है, और सोहन नाचता है। मोहन गाना गाता है, सोहन नाचता है। ये जो और बीच का जो शब्द आपका बचा, इसको हम कहते हैं या तो संयोजक शब्द या समुच्चय बोधक अव्यय।
या तो संयोजक शब्द या समुच्चय बोधक अव्यय। ये दोनों ही नाम, दोनों स से शुरू होने वाले नाम है, संयोजक, समुच्चय बोधक, ये दोनों बीच वाले के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आपने एक सेंटेंस को, जिस भी सेंटेंस को आप दो सेंटेंसेस में तोड़ सको और ये दोनों सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट है। जैसे आप इसको अलग से लिख के देखो, मोहन गाना गाता है, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस है। सोहन नाचता है, कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में, तो इसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। इसके बाद हम आते हैं मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य में भी एक से ज्यादा क्रियाएं हो रही होती हैं, दो क्रियाएं हो रही होती हैं। जैसे मोहित ने कहा, तो यहाँ पे कहना एक क्रिया है, वह नहीं खेलेगा, खेलना एक क्रिया है। तो यहाँ पे भी 1+1 स्कीम तो है, यहाँ पे एक से ज्यादा क्रियाएं हैं। पर यहाँ पे इस सेंटेंस को जब आप तोड़ोगे, दो अलग है, दो क्रियाएं हैं, तो दो सेंटेंसेस में आप तोड़ोगे, तो इस केस में एक सेंटेंस हमेशा इनकम्प्लीट होगा। एक सेंटेंस हमेशा इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट मतलब क्या? मतलब वो दूसरे पर डिपेंडेंट होगा। जैसे इसको तोड़ो, मोहन ने कहा कि, मोहन ने कहा, या कहा से नहीं, यहां से, है ना, इसको आप ऐसे तोड़ के देखो, मोहन ने कहा, है ना, वह नहीं खेलेगा। मोहन ने कहा, अब की बीच का शब्द ले लो, मोहन ने कहा वह नहीं खेलेगा। अब इस सेंटेंस को अपने आप में अलग से लिख करके देखो, अलग से मन में बोल करके देखो, मोहन ने कहा, क्या कहा, अंदर से कहता है मोहन ने क्या कहा, क्योंकि ये सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट है। तो जब आप किसी वाक्य को तोड़ तो देते हो, क्योंकि उसमें दो क्रियाएं हैं, दो अलग अलग चीजें हो रही हैं, दो क्रियाएं, दो अलग अलग चीजें हो रही है, तो जब आप किसी वाक्य को तोड़ तो देते हो, किंतु तोड़ने के बाद उनमें से एक वाक्य जो है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा रह जाता है, तो इसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको और कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे अब आप यहाँ ध्यान देना, अब आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, ये तो हो गया सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है, ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब इस सेंटेंस को देखो जो आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया था, गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखो, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। रीढ़ नरकट से बनाई, अभी अब ये वाला सेंटेंस छोड़ो, ये वाले सेंटेंस को देखो थोड़ी देर, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है। अब आप यहां पे देखोगे तो इस सेंटेंस को आप ऐसे तोड़ सकते हो, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है, और एक दूसरा, ये दूसरा कौन सा होगा, दूसरा आपका ये वाला हिस्सा होगा, जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, देखिए, जब हम किसी भी सेंटेंस को तोड़ते हैं तो अक्सर बीच में कोई ना कोई शब्द बचता है, जैसे और या की। ये जो बीच वाले बिचौलिए शब्द हैं कि एक तरफ एक सेंटेंस टूटा, दूसरी तरफ दूसरा सेंटेंस टूटा, और ये जो बीच वाले शब्द है इनको स, इन्हीं को हम या तो संयोजक शब्द या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। पर आप यहां ध्यान दीजिए, कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस के टूट जाने के बाद बीच में कोई शब्द ना बचे, कि बीच में कोई शब्द ना बचे, ऐसा भी होता है। तो आपको घबराना नहीं है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनको तोड़ने के बाद बीच में कोई शब्द ना बचे। गायन इतना प्रभावी था, है ना, अब जैसे यहां बीच में बचेगा, गायन इतना प्रभावी था वह अपनी सुध बुध खोने लगा, की शब्द जो है बीच में, ये इसी को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, या इसी को आप संयोजक शब्द भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य का। अब ध्यान दीजिए, आपने सेंटेंस को तोड़ तो दिया, अब आप जिन दो पार्ट्स में सेंटेंस को तोड़ते हो, इन्हीं को उपवाक्य कहा जाता है। यहां इस वाले उदाहरण से भी समझ लीजिए, जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे, मोहन गाना गाता है, सोहन नाचता है, और सोहन नाचता है, मोहन गाना गाता है और सोहन नाचता है। इस बड़े सेंटेंस को आपने दो सेंटेंसेस में तोड़ दिया, मोहन गाना गाता है, सोहन नाचता है। तो ये जो दो सेंटेंसेस है इन्हीं को उपवाक्य कहा जाता है, यानी कि एक वाक्य को आपने दो उपवाक्यों में तोड़ दिया। तो वाक्य के ही भेद होते हैं, वाक्य में उपवाक्य होते हैं। अब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार वो ऐसा पूछते हैं 10th बोर्ड में, और पूछ सकते हैं कि उपवाक्य में भी दो कैटेगरी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उपवाक्य क्या होता है, देखिए याद रखिएगा, सरल वाक्य में उपवाक्य नहीं होता, क्योंकि ये अनब्रेकेबल सेंटेंसेस होते हैं, इनमें एक ही क्रिया होती है, इसको आप तोड़ ही नहीं सकते। तो तोड़ोगे ही नहीं तो इसमें उपवाक्य है नहीं। और बाकी संयुक्त या मिश्र वाक्यों को आप दो दो भाग में तोड़ देते हो, है ना।
कुछ केसेस में दो दो भाग में आप तोड़ देते हो, इतना समझो। तो क्योंकि आप तोड़ देते हो तो एक जो दो भाग में तोड़ दिया तो ये दोनों भाग जो है इन्हीं को उपवाक्य कहा जाता है। तो उपवाक्य सरल वाक्य में नहीं होता, संयुक्त और मिश्र वाक्य में होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, उपवाक्य के भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रधान उपवाक्य और एक होता है आश्रित उपवाक्य। यानी कि आपने जो दो सेंटेंसेस तोड़े, है ना, दो उपवाक्य निकले एक सेंटेंस को तोड़ने के बाद, दो उपवाक्य निकले, पर इसमें से प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है, ये आपसे वो पूछते हैं 10th बोर्ड में। जब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की, अगर कोई वाक्य संयुक्त वाक्य है, जैसे कि ये हो गया आपका, ये संयुक्त वाक्य का क्लासिक एग्जाम्पल है, मोहन गाना गाता है और सोहन नाचता है। ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसको तोड़ने के बाद जो दो वाक्य निकले दोनों अपने आप में पूर्ण है। संयुक्त वाक्य में, सरल वाक्य में तो उपवाक्य होते ही नहीं है, संयुक्त वाक्य में उपवाक्य है। अब संयुक्त वाक्य में हमेशा पहले वाला उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरे वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होता है। ये तो होता है संयुक्त वाक्य में, लेकिन मिश्र वाक्य में ऐसा जरूरी नहीं है। मिश्र वाक्य में आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा उपवाक्य प्रधान होगा और कौन सा आश्रित होगा। ये थोड़ा सा मिट गया है। मोहित ने कहा कि वह नहीं खेलेगा, है ना, मोहित ने कहा कि वह नहीं खेलेगा। आ जाओ चलो। हाँ, तो हमेशा याद रखना, संयुक्त वाक्य में पहला वाला वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा वाला आश्रित उपवाक्य होता है, पर मिश्र वाक्य में हमेशा ऐसा नहीं होता। तो मिश्र वाक्य में हम कैसे पता लगाए कि कौन सा वाक्य प्रधान, कौन सा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य, इसके लिए भी मैं एक ट्रिक आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, जो भी अब मिश्र वाक्य में ही आपका पेज फंसता है। संयुक्त वाक्य में तो अपने आप जो दो सेंटेंसेस टूटेंगे उसमें से पहला वाला प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरे वाला आश्रित उपवाक्य होगा, सॉर्टेड है सर। मिश्र वाक्य में ही पेज फंसता है। मिश्र वाक्य के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये ट्रिक काम करती है। जैसे जिन सेंटेंसेस में की आता है, जिन सेंटेंसेस में की आता है, की कहां आता है सर, की बीच में आता है। जिन सेंटेंसेस में की बीच में आता है, ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं। जैसे गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा, ठीक है। अब देखा जाए तो यहां की बीच में आ रहा है और ये जो है ये अपने आप में मिश्र वाक्य है। आप तोड़ तो दो, इस सेंटेंस को अलग से पढ़ के देखो, गायन इतना प्रभावी था, गायन इतना प्रभावी था। हाँ भाई, इतना कितना, इतना, ये अपने आप में अपूर्ण सेंटेंस है जो और इंफॉर्मेशन की मांग करता है। तो ये अपूर्ण सेंटेंस है। जहां पे भी एक भी उपवाक्य, एक भी टूटा हुआ सेंटेंस अपूर्ण हो वो मिश्र वाक्य होगा। अब यहां पे बीच में जब की आए, मिश्र वाक्य में दो सेंटेंसेस को तोड़ने के बाद जब बीच में की आए, तो इस ट्रिक से हमेशा याद रखिएगा कि उस केस में पहले वाला उपवाक्य आपका प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरे वाला उपवाक्य आपका आश्रित उपवाक्य होता है। यही चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगेन, वाक्य को जब आप तोड़ते हो तो वो उपवाक्य निकलते हैं, ठीक है। उसमें से जो टूटे हुए हिस्से वाक्य के, उन्हीं को उपवाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में कोई उपवाक्य नहीं होते। संयुक्त और मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य में दोनों ही सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट होते हैं। उसमें हमेशा पहले वाला प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरे वाला आश्रित उपवाक्य होगा। जब हम मिश्र वाक्य के बारे में बात करते हैं तो मिश्र वाक्य में अगर बीच में की है समुच्चय बोधक अव्यय या की संयोजक शब्द के तौर पे है, तो पहले वाला हमेशा प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरे वाला आश्रित उपवाक्य। जैसे ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई ऑफिशियल सैंपल पेपर में इसी साल पूछा गया था। यहां ध्यान दीजिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। वाक्य का भेद बताइए, वो तो आप बताएंगे, पर ध्यान देना यहाँ पे की शब्द बीच में आया है। गायन इतना प्रभावी था ये एक सेंटेंस है और वह अपनी सुध बुध खोने लगा ये दूसरा सेंटेंस है। क्योंकि की बीच में आया है और ये मिश्र वाक्य है, तो क्योंकि की बीच में आया जो ट्रिक के हिसाब से की से पहले वाला, ये वाला प्रधान उपवाक्य हो गया और ये वाला आपका आश्रित उपवाक्य हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो की वाली ट्रिक हो गई। ये मैंने यहां पे भी डाला है, गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। अब की के अलावा यदि, अगर या ज से शुरू होने वाला कोई भी शब्द मिश्र वाक्य में आया, हमेशा याद रखिएगा जब आप वाक्य को रूपांतरण भी करेंगे, जैसे वो आपको किसी भी सरल या संयुक्त वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को वो आपको बोले कि मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करो, तो जब कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे तो ज से शुरू होने वाले शब्द, अब ये ज से शुरू होने वाले शब्द क्या होते हैं, ये ज वाले शब्द क्या होते हैं सर,
जैसे, जिसने, जैसे ही, जब, जहां, जिसको, ज से शुरू होने वाले शब्द, जैसे ही मैं पहुंचा, जब मैं पहुंचा, ज्यों ही मैं आया। तो ये जो ज से शुरू होने वाले शब्द है ना, इनकी पहचान होती है। मैं आपको बोर्ड के क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। अगर ज से शुरू होने वाले शब्द, जब, जैसे, ऐसे शब्द आपको किसी सेंटेंस में मिलते हैं तो 99.9% केसेस में वो मिश्र वाक्य ही होगा। तो याद रखिए, मिश्र वाक्य में या तो की आता है बीच में। अगर मिश्र वाक्य में की बीच में आया है तो याद रखिएगा पहले वाला, उससे पहले वाला उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा और बाद वाला आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे यहां पे ये प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य। और अगर की नहीं आया है, की जगह सेंटेंस में आपने सेंटेंस को तोड़ा, उसमें यदि, अगर या ज से शुरू होने वाले शब्द हैं, तो ये शब्द जिस पाले में होंगे वो आपका आश्रित उपवाक्य होगा। उदाहरण के तौर पे सैंपल पेपर में ही देखिए, रीड नरकट से बनाई जाती है, जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। अब यहां ध्यान दीजिए, अब यहां पे इस सेंटेंस को तोड़ेंगे, रीड नरकट से बनाई जाती है, ठीक है, हमने तोड़ा। दूसरा, जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे, इस सेंटेंस में बीच में कोई समुच्चय बोधक अव्यय या कोई संयोजक शब्द नहीं है, ठीक है। ये आपका पहला सेंटेंस बन गया, ये आपका दूसरा सेंटेंस बन गया। फिर भी यहां ध्यान दीजिए, रीड नरकट से बनाई जाती है, ठीक है, यहां की नहीं आया बीच में। लेकिन क्या इन दोनों सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में यदि, अगर या ज से शुरू होने वाला शब्द आया है? हाँ सर, ये वाला जो सेंटेंस है यहां पे जो आया है। सर ये वाला जो सेंटेंस है यहां पे जो आया है, तो क्योंकि ज से शुरू होने वाला शब्द किसी एक सेंटेंस में आया है, तो यदि, अगर या ज से शुरू होने वाला कोई भी शब्द जिस भी सेंटेंस में आएगा, ये वाला अपने आप आपका आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य और ये हो गया आपका प्रधान उपवाक्य। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में वो आपसे पूछेंगे कि प्रधान और आश्रित उपवाक्य ढूंढिए, तो प्रधान और आश्रित उपवाक्य संयुक्त वाक्य में वो नहीं पूछते, क्योंकि उसमें तो बहुत इजी है कि पहले वाला प्रधान और दूसरा वाला आश्रित। मिश्र वाक्य में याद रखिएगा ये ट्रिक होती है कि अगर आता है बीच में संयोजक शब्द के या समुच्चय बोधक शब्द के तौर पे, तो पहले वाला प्रधान, दूसरा वाला आश्रित। और अगर यदि, अगर या ज वाले शब्द होते हैं तो ये शब्द जिस उपवाक्य में आते हैं वो उपवाक्य हमेशा आपका आश्रित उपवाक्य होगा और ऑटोमेटिकली बचा हुआ आपका प्रधान उपवाक्य होगा। आगे बढ़ते हैं। अब उपवाक्य में भी आपको ये समझ में आना चाहिए कि वाक्य में जब आप वाक्य को तोड़ते हो तो उपवाक्य बनते हैं। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, ठीक है। पर आश्रित उपवाक्य की भी भेद हैं जो 10th बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये लास्ट है, ठीक है, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब इसके लिए बस मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, फिर फटाफट कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा और आपके लिए इजीली हो जाएगा। अब देखिए, अब ये कैसे समझें। सर आपने हमें बता दिया कि उपवाक्य में प्रधान और आश्रित उपवाक्य, सरल वाक्य में तो उपवाक्य होते ही नहीं है। सर संयुक्त वाक्य में दो सेंटेंस बनेंगे, दोनों कंप्लीट होगा, तो जो पहले वाला है वो हमेशा प्रधान होगा, दूसरा वाला आश्रित। सर मिश्र वाक्य में आपने क्या बताया था? सर मिश्र वाक्य में आपने एक दो हमें ट्रिक्स बताई थी, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। सर मिश्र वाक्य में आपने बताया था कि अगर दो सेंटेंसेस के बीच में की जो है, हमेशा याद रखना बीच में छोटी ई वाला ही की आता है, ये वाला की कभी बीच में नहीं आता। खैर सर आपने बताया दो सेंटेंसेस के बीच में जब की आता है समुच्चय बोधक अव्यय के तौर पे या संयोजक शब्द के तौर पे, तो इस केस में हमेशा पहले वाला उपवाक्य प्रधान उपवाक्य हो जाता है और दूसरे वाला आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। पर सर आपने ये भी बताया था कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, हमें दो उपवाक्य है, बीच में की नहीं, मान लो कोई दूसरा ही शब्द है, ठीक है, और या कोई शब्द है ही नहीं, अब मैं क्या करूं, की तो आया ही नहीं है, की वाले केसेस कम होंगे। तो इन दोनों उपवाक्यों में से किसी में भी अगर यदि, अगर या ज से शुरू होने वाला कोई भी शब्द है, अब जहाज मत लिख देना, ज से शुरू होता है जहाज होता है, ज्वालामुखी होता है, अरे ज से शुरू होने वाले शब्द मतलब जैसे, जो ही, जब, जिन्होंने, जिसको, जब से, ऐसे शब्द है ना। ज्वालामुखी ने सर जहाज लिखा है तो ये नहीं, ऐसे अगर यदि, अगर या ज से शुरू होने वाले शब्द, तो ये शब्द इन दोनों में से जहां पर भी होंगे, मानो यहां पे यदि या अगर लगाए, तो ये होगा अपने आप आपका आश्रित उपवाक्य। तो ये हो जाएगा अपने आप, कहां गए, तो ये हो जाएगा आपका आश्रित, जहां ये शब्द लगे होंगे वो आश्रित उपवाक्य हो जाएगा और बचा हुआ अपने आप प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। अब आश्रित उपवाक्य के भी तीन भेद है। आश्रित में कौन सा, संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण। इसकी ट्रिक मैं अब आपके साथ शेयर करता हूं। ये भी मेरी बनाई हुई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं, अब मान लो की शब्द जहां पर आया, की शब्द जहां पर आया वहां आपने बताया था कि पहले वाला उपवाक्य हमेशा प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरे वाला आश्रित उपवाक्य होगा। उसी तरीके से की शब्द अगर आया है तो की शब्द बीच में आया है तो पहले वाला प्रधान होगा, दूसरा आश्रित होगा। तो जब की शब्द आया है उस केस में जो आपका आश्रित उपवाक्य है वो हमेशा 95% केसेस में हमेशा संज्ञा आश्रित उपवाक्य ही होगा। तो इन केस वो आपको कोई सेंटेंस देते हैं, जैसे यही वाला सेंटेंस ले लीजिए, कहाँ गया ये सेंटेंस ले लीजिए, गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। अब हमने इसको तोड़ दिया, गायन इतना प्रभावी था वह अपनी सुध बुध खोने लगा, की बीच में शब्द आया, की जो है बीच में अपना शब्द आ गया, की जो है वो बीच में अपना संयोजक या समुच्चय बोधक शब्द आ गया। अब आपने बताया था की से पहले वाला हमेशा प्रधान उपवाक्य होगा और की से बाद वाला आश्रित उपवाक्य होगा। जब की बीच में आएगा ना तो जो आपका आश्रित उपवाक्य है वो यूजुअली हमेशा संज्ञा आश्रित उपवाक्य ही होता है, वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य ही होता है। सर की वाला तो समझ में आ गया, लेकिन इसके बाद वाला अब हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला हम क्या करेंगे वो भी बताता हूं। इसके अलावा अगर ये 9 शब्द आपको कहीं देखने को मिलते हैं, 4 3 2 है ना, 4 3 7 2 9, जो, जिस, जिसने, जिससे, जिसको, जिनको, जिन्होंने, जिन्हें, जिसमें, अगर ये 9 शब्द आपको किसी पाले में देखने के लिए मिलते हैं, जो शब्द भी, तो वो जिस पाले में है वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, मैं ये याद भी कराऊंगा, पहले मैं आपको उदाहरण दिखा देता हूं। ठीक है, आ जाओ, जैसे ये वाला उदाहरण ले लो, है ना, इसमें अब हम सब इरेज कर देते हैं। ये वाला उदाहरण ले लो, जैसे यहाँ आप ध्यान दीजिए, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है, ये जो डुमराव में मुख्यतः, हमने यहाँ 2 सेंटेंसेस बनाए, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, इसमें बीच में कोई समुच्चय बोधक अव्यय या कोई संयोजक शब्द नहीं है। रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। तो रीढ़ नरकट से बनाई जाती है, ये एक सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस। अब इन दोनों सेंटेंस में की तो बीच में नहीं आया है तो की वाला लॉजिक नहीं यूज कर सकते। रिवाइज कराता हूँ, की वाला लॉजिक क्या है, की वाला लॉजिक तो ये होता है, की बीच में आता है तो ये पहले वाला प्रधान होता है, दूसरा वाला आश्रित होता है, और जब भी की बीच में आता है तो जो आश्रित उपवाक्य है वो यूजुअली संज्ञा ही होता है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, पर की नहीं है। तो अब आपने 9 शब्द बताए थे, उनमें जो भी था, तो ये जो शब्द जिस पाले में आया है, ये जो शब्द जहां पे आया है, ये जो है, ये जो शब्द जहां पर आएगा ये अपने आप आपका विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विशेषण। एक्चुअली विशेषण उपवाक्य नहीं, ये होता है विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्या हो जाता है, ये हो जाता है विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये है आपका वो। अब ये 9 शब्द देखिएगा, अब ये विशेषण आश्रित उपवाक्य क्यों है, क्योंकि जो आया, हमने देखा था जो शब्द भी जहां पर भी आएगा वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। और इसके इन दोनों केसेस के अलावा कोई नया सेंटेंस बनता है मिश्र वाक्य का, तो उसमें जो आपका उपवाक्य है वो आपका बचा हुआ, यानी कि वो आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। अगर की आया है तो की के बाद जो उपवाक्य है वो संज्ञा उपवाक्य है। अगर की नहीं है तो जो 2 उपवाक्य हैं उनमें से अगर इन 9 में से कोई शब्द कहीं आया है तो विशेषण उपवाक्य होगा। और इसके अलावा कोई और भी केस है तो वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। अब कैसे, इसका लॉजिक हमें नहीं समझ में आया, सर हम रटे क्यों, देखना, देखो विशेषण उपवाक्य, विशेषण का मतलब होता है जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, जैसे लाल मिर्ची है तो मिर्ची विशेषण है। अरे आप समझो, लाल विशेषण है, मिर्ची कैसी है, लाल मिर्ची है, तो आप मिर्ची को डिस्क्राइब कर रहे हो, मिर्ची लाल है ना। आम खट्टे अंगूर कैसे हैं, खट्टे हैं, तो अंगूर को आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि अंगूर कैसे हैं, खट्टे हैं, तो खट्टा विशेषण है। विशेषण वो शब्द जो किसी को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जब ये शब्द लगते हैं, जो, जिसे, ये शब्द किसी को डिस्क्राइब करने के लिए लगते हैं, ठीक है ना। मैंने उसे चुना जो मुझे वहां मिला था, है ना। मैंने वो लिया जिससे मेरा ये काम हो जाए, है ना। तो मैंने उसे चुना जो मुझे मिला था, तो जो मिला था उसे चुना। आई डोंट नो आप रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, पर ये जो 9 शब्द हैं यूजुअली ये वही शब्द होते हैं जिनका उपयोग आप किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी स्पेसिफिक चीज को एड्रेस करने के लिए यूज करते हो। तो हमेशा याद रखिएगा ये 9 शब्द, जो, जिस, जिसने, जिससे, जिसको, जिनको, जिन्होंने, जिन्हें, जिसमें,
ऐसे जो शब्द होते हैं ना अक्सर, और अगर आप ध्यान देंगे तो ये जिस पाले में आते हैं वो हमेशा विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। जो शब्द तो कई बार आपको देखने के लिए मिलेगा। ये हो गया। अब इसके अलावा वाक्य में और दो चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। ये आपसे पूछने की संभावना कम है, इसलिए एक मिनट, दो मिनट भी नहीं, 1 मिनट सिर्फ सुन लो, मैं आपको बता देता हूं। इन केस वो आपसे पूछ लेते हैं कि वाक्य में उद्देश्य किसे कहते हैं और वाक्य में विधेय किसे कहते हैं। 1 मिनट बस सुन लीजिए, ठीक है। देखिए, वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे राम फल खाता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, राम फल खाते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। राम फल खाते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे राम जी के बारे में बात हो रही है कि वो फल खाते हैं। यहाँ बच्चों के बारे में बात हो रही है कि वो पढ़ रहे हैं। तो जिसके बारे में बात होती है ना, जिसके बारे में बात होती है उसे उद्देश्य कहते हैं। ऐसे भी अगर आप हिंदी से थोड़ा मोड़ा फेमिलियर है तो उद्देश्य का मतलब होता है एजेंडा। आज की मीटिंग का उद्देश्य क्या है, एजेंडा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? अरे उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यानी कि जिसके बारे में बात हो रही हो, किसी भी वाक्य में जिसके या जिस चीज के बारे में बात हो रही हो, जिसके या जिस चीज के बारे में बात हो रही हो, ठीक है। तो ये होता है आपका उद्देश्य। और विधेय क्या होता है? जो बात हो रही होती है। जैसे यहां पे राम जी फल खाते हैं, तो राम जी के बारे में बात हो रही है, तो राम जी तो हमारे उद्देश्य हैं। अब राम जी के बारे में क्या बात हो रही है? वही विधेय। राम जी के बारे में क्या बात हो रही है? ये बात हो रही है कि हमारे राम जी फल खाते हैं। ऐसे भी माता शबरी के बेर उन्होंने खाए थे, तो फल खाते हैं, तो फल खाते हैं, ये आपका विधेय हो गया। बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बच्चों के बारे में बात हो रही है, तो बच्चे हमारे उद्देश्य हो गए। अब बच्चों के बारे में क्या बात हो रही है? वही विधेय होगा। बच्चों के बारे में क्या बात हो रही है? कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ रहे हैं आपका विधेय हो गया। तो उद्देश्य सेंटेंस में जिस भी व्यक्ति या जिस भी चीज के बारे में बात हो रही है वो उद्देश्य है, और जो बात हो रही है उसे हम विधेय कहते हैं। ये भी माइंड में रखिएगा। अब देखते हैं आपके सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। अब देखते हैं कि आपसे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। हालदार साहब चौराहे पर निकले, ठीक है। 4 के ही उत्तर देने होते हैं, याद रखना। ये गलती होती है, मुझसे भी हो सकती है। मैं कई बार प्रेशर इतना होता है ना, 5 आंसर कर देता हूं। याद रखिएगा, कोई भी 4 आपको आंसर करने हैं। इसलिए एग्जाम में रीडिंग टाइम में पूरा का पूरा रीडिंग टाइम आपको वेस्ट नहीं कर देना है। अनसीन पैसेज पढ़ने में, अपठित गद्यांश पढ़ने में थोड़ा पढ़ना है, बाकी टाइम में पेपर पूरा पढ़ना है। और पहले ही सेलेक्ट कर लेना मेरे हिसाब से। बाकी और भी तरीके सही होते हैं कि अगर 5 दिए हैं, अब यहाँ मैंने एक और ड नहीं लगाया हो, शायद बाद पीछे आएगा, तो इन 5 में से मैं कौन से 4 अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है ना। नहीं तो कई बार होता है, बहुत बार होता है, सिंपल, इसी को सिली मिस्टेक कहते हैं। पता है 4 करने, फिर भी गलती से 5 कर देते हैं। खैर, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद में 5 में से 4 उत्तर लिखिए, ठीक है। हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे, इसको सरल वाक्य में बदलिए। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। यहाँ पे रुकते थे एक क्रिया है, देखते थे 2 क्रिया है, तो ये 1+1 स्कीम से हमें एक ही स्कीम लिखनी है। तो हालदार साहब चौराहे पर रुककर मूर्ति को देखते थे, ऐसा कर देना। जब जाड़ा आता तब बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, इसको संयुक्त वाक्य में बदलिए। यानी कि 2 क्रियाएं तो होंगी, पर मुख्य पर मतलब इस सेंटेंस को ना 2 सेंटेंसेस में तोड़ो। इस सेंटेंस को ऐसा बनाओ कि ये 2 सेंटेंस में टूटे और ये दोनों सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट हो, ये दोनों उपवाक्य जो है अपने आप में कंप्लीट हो, ठीक है। चलो रिवाइज कराते हैं। संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्यों में से पहला वाला हमेशा प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा वाला हमेशा आश्रित उपवाक्य होगा। खैर, जब जाड़ा आता तब बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलिए। जाड़ा आता और बाल गोविंद भगत काली कमली ओढ़ लेते या काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते। इस तरीके से आप कर सकते हैं। रीड नरकट से बनाई जाती है, जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। अब इसमें आश्रित उपवाक्य छांट कर उसका भेद भी बताना है कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, विशेषण आश्रित है या क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। यहां 1 नंबर के लिए चलिए देखते हैं आपको कितना क्लियर हुआ। आ जाइए, यहां ध्यान दीजिए। रीड नरकट से बनाई जाती है, जो अब जहां पर भी ज से शुरू होने वाले शब्द होते हैं वो हमेशा मिश्रित वाक्य ही होता है, याद रखिएगा।
आपको भी कल को वो किसी, वो कन्वर्जन वाले सेंटेंसेस भी कराऊंगा, पर ध्यान दीजिए, आपको भी कल को वो किसी भी सेंटेंस को मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करने के लिए कहते हैं तो ज वाले शब्द लगा देना। अब रीड, अब ये तो मैंने कराई था, रीड नरकट से बनाई जाती है एक वाक्य, एक उपवाक्य, और जो डुमराव में मुख्यतः ये दूसरा उपवाक्य, क्योंकि जो वाला शब्द आया है और हमने देखा था कि इन 9 शब्दों में जिनमें जो भी शामिल है, अगर ये जिस उपवाक्य में आते हैं वो आश्रित उपवाक्य आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। तो इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है, हमने ये भी बताया था। आश्रित उपवाक्य में क्या बताया था आपने, सर आपने ये बताया था कि अगर की बीच में आता है संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय के तौर पे, तो पहला वाला उपवाक्य हमेशा प्रधान होगा, दूसरा वाला आश्रित होगा। अगर की नहीं आया है सर, तो यदि, अगर या ज से शुरू होने वाला कोई भी शब्द जो है जिस उपवाक्य में आया है वो उपवाक्य, ज से शुरू होने वाला कोई भी शब्द जिस उपवाक्य में आया है वो उपवाक्य आपका आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, तो ये ज से शुरू होने वाला शब्द यहां आया, तो जो डुमराव में मुख्यतः ये जो डुमराव में आया ये पूरा का पूरा आपका आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। और क्योंकि जो शब्द आया है तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, खीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मुंद गई, मिश्र वाक्य में बदलिए। मिश्र वाक्य में बदलने के लिए ज वाले शब्द लगा देने हैं। क्या लगाने है ना, ज वाले शब्द लगा देना है। ठीक है, ज वाले शब्द। अब जब जैसे कुछ भी लगाओ सब सही, मैं ऐसे लिख देता, जैसे ही नवाब साहब ने खीरे के स्वाद का आनंद लिया, जैसे ही नवाब साहब ने खीरे का स्वाद लिया, उसके आनंद में उनकी पलकें मुंद गई। ठीक है, ऐसे ज वाले शब्द लगा के आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकते हैं, वो सही है। काशी आज भी, अब 5 में से 4 ही करने, मैं करा आपको 5 हो रहा हूं। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी के थापों पर सोती है। जगना एक क्रिया है, सोना एक क्रिया है, 1+1 स्कीम है, 2 क्रियाएं हैं, तो ये सरल वाक्य तो नहीं होगा, संयुक्त या मिश्र वाक्य है ना। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है, काशी आज भी, है ना, बम बम बोल रहा है काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है, उसी के थापों पर सोती है। जो और है ये बीच का संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य आपका, क्योंकि दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस है। और क्वेश्चंस दिखाता हूं, ये देखो, दादा को तार देने के सिवा फैक्स करने के, तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। अब इस वाक्य का भेद लिखिए, है ना, दादा को तार देने के सिवा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मैं आपका क्लियर करता हूँ। जब हम ऐसे शब्दों के बारे में बात करते हैं देने, तो इनको क्रिया नहीं माना जाता, इन शब्दों को क्रिया नहीं माना जाता। यहाँ पे देने शब्द क्रिया नहीं है, देने, लेने, है ना, करने, बैठने, इनको क्रिया नहीं माना जाता, यहाँ क्रिया नहीं है। तो क्योंकि ये देने शब्द क्रिया नहीं है, तो यहाँ दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, नहीं सूझना, तो ये एक ही शब्द है यहाँ पे जो क्रिया के तौर पे आया है। तो ये सरल वाक्य होगा। ये कौन सा वाक्य होगा, ये होगा आपका सरल वाक्य होगा या साधारण वाक्य होगा। भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी, संयुक्त वाक्य में बदलिए। इस सेंटेंस को ऐसा करिए कि आप इसको 2 सेंटेंसेस में 2 उपवाक्य में तोड़ पाए और दोनों अपने आप में कंप्लीट हो। ऐसे लिख देना, भीड़ की अधिकता थी इसलिए पुलिस जुलूस को नहीं रोक सकी, इसलिए बीच का आपका शब्द है। उदाहरण द्वारा सरल एवं मिश्र वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो ऐसे में ज्यादा हाई फाई उदाहरण मत देना, एज सिंपल एज यू कैन, जितने सरल उदाहरण दे सकते हो, इजी उदाहरण। सरल वाक्य का उदाहरण कि सोहन खाना खाता है, सिंपल उदाहरण देना, सही है, ठीक है, फ्री के नंबर होते हैं इसमें। उदाहरण द्वारा सरल वाक्य जिसमें एक ही क्रिया होती है, जिसमें कोई उपवाक्य नहीं होते, ये सरल वाक्य है। जैसे सोहन खाना खाता है, तो खाना इसमें एक ही क्रिया है। मिश्र वाक्य में यहाँ 2 क्रियाएं, यहाँ एक से, ऐसे 2 नहीं ऐसे लिखना, यहाँ 1 से अधिक क्रियाएं होती हैं, और यहाँ पे जो उपवाक्य होते हैं उनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। या इनमें जो 2 उपवाक्य होते हैं, ये भी एक पॉइंट होता है कि इनमें एक उपवाक्य पूर्ण होता है और एक हमेशा अपूर्ण होता है। कम से कम एक उपवाक्य तो अपूर्ण होगा, दोनों भी अपूर्ण हो सकते हैं, कम से कम एक उपवाक्य अपूर्ण होता है। मिश्र वाक्य उदाहरण, अरे ज वाले शब्द लगा देना, जैसे ही मैं घर पहुंचा वो वहां से चला गया,
तो ज वाले शब्द लगा देना, आराम से मिश्र वाक्य का उदाहरण बन जाएगा। उदाहरण द्वारा समुच्चय बोधक अव्यय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम आपका समुच्चय बोधक अव्यय करता है। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। वाक्य का भेद बताते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। आधे नंबर कारण के भी आपको मिलेंगे। गायन इतना प्रभावी था कि बीच का शब्द है, वह अपनी सुध बुध खोने लगा। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट नंबर 1 पहला उपवाक्य, स्टेटमेंट नंबर 2 दूसरा उपवाक्य। अब यहाँ पे गायन इतना प्रभावी था। अब आपको लगेगा ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, पर इसे मन में बोल के देखना, गायन इतना प्रभावी था। अरे इतना शब्द लगाया तो अब ये तो बताओ कितना प्रभावी था, तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट है, तो एक अपूर्ण है। अब एक भी अपूर्ण है तो दूसरा हमको नहीं देखना, तो ये मिश्र वाक्य होगा। इसका कारण ये है कि इसमें जो दो उपवाक्य बने उनमें से एक उपवाक्य अपूर्ण है। कौन सा? ये वाला, गायन इतना प्रभावी था, इसीलिए ये आपका मिश्रित वाक्य होगा। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बताया ही है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको करवाए। मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता। अगर आप चाहते हैं कि हम और क्वेश्चंस इस तरीके से प्रैक्टिस करें तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी हेल्प हो और आप अपने एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर पाए। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस वीडियो को बनाने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ, तहे दिल से उम्मीद करता हूँ कि आप ज्ञान के साथ थोड़ा गुण भी सीख करके गए होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।